तो रिवीजन सीरीज़ में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सॉल्यूशन होता है क्या है हमारे पास। सॉल्यूशन एक हमारे पास क्या है, मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। मिनिमम दो कंपोनेंट तो हमारे पास होने ही चाहिए और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन हमें जो चैप्टर में बात करनी है वो हमारे पास क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मतलब एक हमारे पास होगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम डिनोट करेंगे पूरे चैप्टर में ए से, और एक होगा हमारे पास सॉल्यूट। इन दोनों को मिक्सचर से, होमोजेनियस मिक्सचर से जो बनेगा उसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बात आती है होमोजेनियस मिक्सचर से हमारा क्या मतलब है। तो होमोजेनियस मिक्सचर है, सपोज एक हमने ग्लास में वाटर ले लिया और इसमें हमने NaCl ऐड कर दिया। NaCl मतलब सॉल्ट हमने ऐड करा इसमें। फिर जब हम इसको घोलेंगे अच्छे से तो थोड़ी बाद हम देखेंगे कि जो हमारा NaCl था वो स्टार्टिंग में किस फेज़ में था, सॉलिड फेज़ में था, और हमारा सॉल्वेंट किस में था, लिक्विड फेज़ में। सॉल्वेंट हमने क्या लिया था, वाटर। वाटर क्या था हमारा, लिक्विड फेज़ में। लेकिन जब हमने थोड़ी देर बाद जब इसको घोलेंगे अच्छे से तो हम देखेंगे हमको जो सॉलिड NaCl है वो दिखाई नहीं दे रहा है सॉल्यूशन में। सिर्फ एक सिंगल फेज़ में ही हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है जो कि है पूरा लिक्विड फेज़ में। तो इसी मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, की हमारे पास दोनों ही सेम फेज़ में आ गए हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर की, कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। जब ये मिक्सचर प्रिपेयर होगा ना, NaCl क्या होगा हमारे पास एक बराबर जो है घुला हुआ होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर हमारा NaCl ज़्यादा है और बॉटम में कम है, या बॉटम में ज़्यादा है ऊपर कम है। चाहे मैं इतने पार्ट से टेस्ट करूँगा या इतने पार्ट से अगर इसका टेस्ट करूँगा तो सेम कॉम्पोजिशन मेरी निकल के आएगी। अगर मैं टेस्ट भी करता हूँ तो यहाँ वाला भी बराबर नमकीन होगा, और यहाँ से अगर मैं वाटर को निकालता हूँ तो यहाँ वाला भी बिल्कुल बराबर नमकीन होगा, कहीं पर भी कहीं ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। और मिक्सचर कैसा होगा हमारा, होमोजीनियस, उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। एक होता है गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा होता है लिक्विड सॉल्यूशन, और थर्ड होता है हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन। इस चैप्टर में हमको बात करनी है सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन की। लिक्विड सॉल्यूशन क्या बनता है हमारे पास, सॉल्यूट होगा हमारे पास और सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट हमारा होगा वाटर, मतलब लिक्विड हमारा सॉल्वेंट होगा, और सॉल्यूट हमारा क्या होगा, सॉल्यूट हमारा सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूट हमारा लिक्विड भी हो सकता है, और सॉल्यूट हमारा गैस भी हो सकती है। लेकिन जब तक सॉल्वेंट हम लिक्विड लेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसा कोई एग्जांपल जहाँ पे सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो। सॉलिड का NaCl ले लेते हैं और लिक्विड का वाटर ले लेते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन बन गया। लिक्विड में क्या लेंगे, कोई अल्कोहल ले लो, CH3OH ले लो, या फिर CH3 इथेनॉल ले लो, प्लस वाटर ले लो, या इन दोनों का ही सॉल्यूशन बना लो, चाहे वाटर के साथ बना लो। गैस में क्या लेंगे, एक कोई कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैस ले लेते हैं, प्लस वाटर का लेते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक में होती है CO2, वो एक कैसा एग्जाम्पल है जहाँ पे सॉल्यूट क्या है, गैस, और सॉल्वेंट है हमारे पास वाटर। तो सॉल्यूशन से जुड़ी हुई एक और टर्म की डिस्कशन हमको करनी है जिसका नाम है कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन की मेजरमेंट किसमें होती है, कंसंट्रेशन में। हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताते हैं कि 0.4 मोलर है, या 0.5 मोलर है, या 1.2 मोलर है, जितना भी हो मोलर होगा या मोलल होगा। कंसंट्रेशन को तीन उसमें डिनोट करते हैं। एक होता है मोलैरिटी में, एक होता है मोलैलिटी में, और थर्ड होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन में। मोलैलिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल M से, मोलैलिटी को स्मॉल m से, और मोल फ्रैक्शन करते हैं x से डिनोट हम। कंसंट्रेशन क्या होता है बेसिकली हमारा, अगर हम किसी भी सॉल्वेंट में वापस से क्या लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। इसमें अगर एक चम्मच मैंने क्या डाला है, NaCl, ये हमने बना लिया A सॉल्यूशन। फिर हमने क्या लिया, B वाला, सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया, फॉर एग्जांपल 100 ml ही ले लिया यहाँ पे भी, और यहाँ पर भी क्या लिया 100 ml। यहाँ पे अब दो डाली, 2 चम्मच हमने, पहले एक डाली थी अब 2, किसकी, NaCl की। एक थर्ड सिस्टम और बनाया हमने, सेम 100 ml वाटर,
लेकिन यहाँ पे 3 चम्मच हमने किसकी डाली, NaCl की। तो हम जैसे जैसे अमाउंट बढ़ाएंगे किसका, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के हमारे पास NaCl, जैसे जैसे अमाउंट हम बढ़ाएंगे किसका, सॉल्यूट का, हम बोलेंगे वैसे वैसे सॉल्यूशन की जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है हमारी। तो कंसंट्रेशन से मतलब कि हमारा जितना ज़्यादा हमारे पास सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, हम बोलेंगे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा है। तो अगर इन तीनों में कंपेयर करना हो हमको, तो C की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, फिर B की, और फिर से A की। तो ऐसे हमको कंसंट्रेशन अब निकालनी है फॉर्मूले से। ये तो हमने सिर्फ एक जनरल बात करी है, फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे इनकी वैल्यू। तो पहले हमको जानना पड़ेगा मोलैरिटी के बारे में। डिनोट करेंगे कैपिटल M से। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यूनिट्स का बिल्कुल ध्यान रख के चलना है। वॉल्यूम हमें ऑफ लीटर सॉल्यूशन किस में लेना है, हमको लीटर में देना है। अगर क्वेश्चन में वो क्या करेगा, ml में देगा, तो हमको ml से किस में चेंज करना पड़ेगा, लीटर्स में उसको चेंज करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, WB अपॉन में MB, गिवन वेट अपॉन में मोलर वेट, और वॉल्यूम इन लीटर अपॉन में 1। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो WB अपॉन में MB 1 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं सॉरी, इसको मैं ऊपर ले आऊँगा, इस 1 को ऊपर और इसको यहीं रहने दूंगा, वॉल्यूम इन लीटर। अब वो क्या करेगा, क्वेश्चन में मिलीलीटर में देगा वैल्यू, तो हमको लीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, जब वो ml में देगा तो ऊपर लगा देंगे 1000 और यहाँ लिखेंगे हम वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। वैसे अगर मैं थोड़ा ढंग से बताऊं तो यहाँ पे देख कैसे होगा, मान लो वो x मिलीलीटर देगा, तो इस मिलीलीटर को हमको कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, x इंटू 10⁻³ लीटर्स, ये 10⁻³ जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा ऊपर 1000 और लिख देंगे हम वॉल्यूम इन ml। तो हमको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, जब मिलीलीटर्स में गिवन होगा, जब लीटर में होगा तब तो ये लगाएंगे हम डायरेक्ट ये वाला, जब ml में होगा तो हमको यूज़ करना है WB अपॉन में MB इंटू में 1000 अपॉन में वॉल्यूम किस में, मिलीलीटर्स में। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। कंसंट्रेशन को दूसरा रिप्रेजेंट करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी। डिनोट करेंगे स्मॉल m से और फॉर्मूला होता है सेम, थोड़ा सा सेम थोड़ा सा अलग। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर वाला तो बिल्कुल सेम है, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहाँ पे हम ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट जो है सेम ही रहती है हमारी। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अगर 100 ml वाटर में मैंने कुछ सॉल्ट ऐड भी किया ना, तो जब सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसके बाद मेरी वॉल्यूम कितनी रहेगी, 100 ml, क्योंकि वाटर के बीच में जो स्पेस बचता है ये सॉल्ट वहाँ जाके बैठ जाता है, ऑक्यूपाई करता है उस स्पेस को, तो इसलिए वॉल्यूम में डिफरेंस आता नहीं हमारा। लेकिन अगर मैं क्या करूँगा, 100 ग्राम में 5 ग्राम सॉल्ट डालूंगा तो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा 105 ग्राम। लेकिन हमको यहाँ चाहिए सॉल्वेंट का, हमें ये सॉल्यूशन का वेट नहीं चाहिए, हमको रखना है सॉल्वेंट का जो कि है 100 ग्राम। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमेशा सॉल्वेंट का वेट रखना है, सॉल्यूशन का नहीं रखना। और किस में रखना है, किलोग्राम में, ग्राम में नहीं रखना है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाल लेंगे, WB अपॉन में MB, सेम यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg अपॉन में 1, इसको ऊपर ले जाएंगे वापस से, और वो kg में ना देके हमेशा क्वेश्चन में ग्राम में देगा वेट, तो हमको kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा सेम ऊपर वाले मेथड से। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ इंटू 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो ये बन गया हमारा किसका, मोलैलिटी का फॉर्मूला।
अगली टर्म है हमारी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेंगे इसको x से, स्मॉल x से। इसको एग्जाम्पल की तरफ से अगर समझते हैं हम, कोई a और b का मैंने क्या बनाया, सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। मैंने बोला a मेरा प्रेजेंट है 1 मोल सॉल्यूट और b मेरा है 4 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो मैं पूछता हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ a कितना होगा, यानी कि a जो है सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है। तो हम इसको लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a, उल्टा लिख दिया वैसे मैंने, पर छोड़ो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a अपॉन में मोल्स, टोटल मोल्स, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरा ए के मोल्स कितने हैं यहाँ पे 1, और टोटल मोल्स कितने हैं मेरे 1 + 4 = 5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आ गया मेरा 5। ऐसे ही अगर मेरे को निकालना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो क्या होगा 4/5 मोल्स ऑफ बी, यहाँ आएगा मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल मोल्स। बी के कितने मोल्स हैं, बी 4 और टोटल मोल्स कितने हमारे 5। तो ये आ गया हमारा एक्स बी। तो ऐसे करके हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। कितना हमारा एक रेशियो है, यूनिट लेस रेशियो है, हमको बताता है कि अगर 5 यूनिट का टोटल है तो 1/5 हमारा क्या है, ए प्रेजेंट है, और 4/5 हमारा बी प्रेजेंट है। तो हमको समझ आ रहा है कि बी हमारा बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है किसके कंपेयर में, ए के कंपेयर में। तो अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। एक्स ए वैसे सॉल्वेंट का मोल होता है, मैंने वहाँ पे सॉल्यूट का लिख दिया था। एक्स होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एन ए अपॉन में एन टोटल मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ये टोटल मोल्स ही तो होंगे ए प्लस बी। एक्स बी भी ऐसे होगा हमारा, मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। एक और रिलेशन जो याद रखना है हमको, वो एक्स ए प्लस एक्स बी = 1। तो वो क्वेश्चन में हमको एक्स ए निकालने के लिए बोलेगा और एक्स बी निकालने के लिए बोलेगा। तो हम सेपरेट ना निकाल के क्या करेंगे, एक्स ए निकाल देंगे, एक्स ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो एक्स बी की वैल्यू क्या आएगी हमारी, एक्स बी = 1 - एक्स ए एक्स बी। तो ये आ जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। जैसे पिछले केस में हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आ रहा था 1/5, तो यहाँ से हम एक्स बी की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 - 1/5, एक्स बी = 4/5। तो ये फॉर्मूले ऐसे कर सकते हैं, वरना हमको सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इनको एडिशन क्या होता है, =1। ये हमेशा याद रखना। अभी पहले सिर्फ एक काम कर रहा हूँ, मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, फॉर्मूले वगैरह। बाद में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर इस क्वेश्चन डालूंगा मैं सारे, तो वहाँ हम ये मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन और जितने भी सॉल्युबिलिटी वाले क्वेश्चन है सारे वहाँ पे एक साथ कर देंगे। अब सॉल्युबिलिटी का नाम लिया ही है, तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है हमारे पास, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। और टेम्परेचर क्या रखेंगे हम, कांस्टेंट रखेंगे, फिक्स रखेंगे, टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे। तो जितना ज़्यादा अमाउंट हमारा सॉल्युबल हो जाएगा, इसको भी एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे लिया हमने 100 ml वाटर, और यहाँ पर भी लिया हमने 100 ml वाटर। यहाँ पे कोई हमने लिया x, यहाँ लिया y, ये सॉल्यूट लिया हमने x और y। दोनों के इनिशियल ग्राम लिए थे हमने 5 ग्राम ये लिया था, 5 ग्राम ये लिया था। जब हमने इसको डिज़ोल्व किया तो इसके 4 ग्राम डिज़ोल्व हो गए वाटर के अंदर, ऐसे लिख देता हूँ मैं, यहाँ 4 ग्राम डिज़ोल्व हो गए, बच्चे कितने 1 ग्राम। इसका सिर्फ 1 ग्राम ही डिज़ोल्व हुआ, बच्चे कितने 4 ग्राम। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, ये जो सेम टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर लेते हैं और वॉल्यूम वाटर का सेम है दोनों में 100 ml, तो ये ज़्यादा डिज़ोल्व हो गया वाटर में 4 ग्राम, ये कम हुआ। तो हम बोलेंगे x की जो सॉल्युबिलिटी है, अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी।
वापस से एक गिलास में पानी लेंगे, 100 ml रखते हैं और हमने ऐड करना स्टार्ट किया उसमें NaCl, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच। एक टाइम के बाद आएगा, पहले तो डिज़ोल्व होता चला जाएगा वो, उसके बाद NaCl क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और नीचे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, डिज़ोल्व नहीं होगा वो। ऐसे जब सिचुएशन आ जाती है हमारे पास, जब और सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं होता हमारे सॉल्यूशन में, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जहाँ पे मैक्सिमम सॉल्ट अब आ चुका है सॉल्यूशन के अंदर और फर्दर वो डिज़ोल्व नहीं कर पा रहा है अपना सॉल्ट को, तो सॉल्यूशन को बोलेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, पहले टेम्परेचर क्या रखा था 298 केल्विन, रूम टेम्परेचर पे थी। तो मैंने क्या करा, ऐसे इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, नीचे गैस में लगा दिया इसको और सॉल्यूशन को हीट करना स्टार्ट किया। जैसे ही सॉल्यूशन को हीट करना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे ये सॉल्ट जो है इसी में वापस से डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो गया। तो जब सॉल्यूशन हो हमारे पास सॉलिड और लिक्विड का, सॉलिड सॉल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट, तो जब इसको हीट करते हैं हम तो सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज़ करती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करना स्टार्ट करती है, कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी सॉल्यूशन, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट है वापस डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके पीछे का रीज़न अगर समझना चाहें तो पहले जो वाटर का स्पेस होता है हीट करने पे क्या होता है, वाटर के बीच में स्पेस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि डेंसिटी जो है डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर जाती है। स्पेस बढ़ रहा, डेंसिटी डिक्रीज़ करी, अब जो सॉल्ट पहले नहीं सेट हो पा रहा था वो इन स्पेस के बीच में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो पहले डिज़ोल्व नहीं कर रहा था अब वो भी डिज़ोल्व होना स्टार्ट करने लग जाएगा। तभी हमेशा गर्म दूध में चीनी घोलनी ज़्यादा आसान होती है ठंडे दूध के कंपेयर में। रीज़न है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब जब भी दूध में चीनी डालोगे यही कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा। लेकिन अगर सॉल्वेंट क्या हो, हमारे पास लिक्विड हो और सॉल्यूट हो गैस, फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल हम लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक के साथ अगर हम छेड़छाड़ करते हैं, उसको गर्मी में रख दो फ्रिज से बाहर निकाल के ढक्कन खोल के, तो सारी गैस जो है बाहर एस्केप कर जाती है उसकी, फिर वो उसमें मीठा पानी बचता हो कुछ नहीं बचता, उससे पहले थोड़ा टेस्ट तो आता है कम से कम CO2 का। तो गैस और उसके लिक्विड के केस में अलग हो जाता है। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है गैस की कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, सारी गैस बाहर भाग जाएगी। दूसरा है हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जब हमने वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया, सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहाँ ऊपर से हम जितना मर्जी प्रेशर लगाते रहें कोई इफेक्ट नहीं आता सॉल्युबिलिटी पे, तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्योंकि प्रेशर से कोई स्पेस तो है नहीं कि जो हमारा वाटर का एक्सपेंड हो जाएगा, जैसे हीटिंग के केस में हो रहा था। तो प्रेशर हमारा कोई इफेक्ट नहीं देता। लेकिन ये चेंज हो जाता है कब, जब गैस हमारा सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट हो हमारे पास लिक्विड। इसके पेज में पढ़ेंगे हम हेनरी लॉ, तो अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे इसको। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है नो इफेक्ट है हमारे पास किस केस में, जब सॉल्यूट होगा सॉलिड और लिक्विड होगा सॉल्वेंट। अब है हमारे पास हेनरीज लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है हेनरीज लॉ। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया और हमने यहाँ से गैस भरना स्टार्ट करी इस चैम्बर में और इसको कर दिया क्लोज। थोड़ी देर बाद CO2 गैस, CO2 का कैनिस्टर लगा यहाँ पे और भरना स्टार्ट कर दिया। यहाँ जमा हो जाएगी CO2, इसको दिखाते हैं दूसरे कलर से। ये CO2 गैस है। अब बहुत हल्की अमाउंट में गैस जो है CO2 यहाँ पे वाटर में भी डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन बहुत कम अमाउंट में। हमको क्या करना है, ज़्यादा गैस को डिज़ोल्व कराना है वाटर के अंदर। हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे इस पिस्टन पे। पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई होगा, ये अप्लाई कहाँ करेगा, गैस के ऊपर। एक दूसरी फ़ोटो बनाते हैं। ये वाटर हमारा यहीं है, पिस्टन मूव कर गया यहाँ तक, कंप्रेस कर दिया हमने गैस को।
अब गैस ने बनाया प्रेशर इसके ऊपर, तो जैसे ही प्रेशर क्रिएट होना इस पर, गैस जो है सॉल्यूबल होना स्टार्ट हो चुकी है वाटर के अंदर, क्योंकि जो यहाँ की गैस है ये लगाएगी सॉल्यूशन पे प्रेशर और जाएगी खुद अंदर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ गैस प्रेजेंट है इतने एरिया में ना, इसको हम बोलेंगे वेपर फेज। इसके अंदर लिक्विड है और गैस जो इसके अंदर डिजॉल्व है इसको बोलेंगे हम लिक्विड फेज। क्योंकि ऐसे गैस और लिक्विड अलग अलग नहीं दिखेंगे हमको गैस जो है लिक्विड के अंदर ही डिजॉल्व है और फेज हमको एक ही दिखाई दे रहा है लिक्विड फेज, तो नाम है इसका लिक्विड फेज। यहाँ सिर्फ गैस ही गैस है तो इसका नाम है वेपर फेज। तो हमको एक चीज़ समझ आई कि गैस की सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रेशर के। जैसे हमने प्रेशर लगाना स्टार्ट किया, जितना प्रेशर लगाते चलेंगे गैस ये सॉल्युबल होती चली जाएगी। और तो हमने एक रिलेशन निकाला कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड फेज में, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लिक्विड फेज में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर ऑफ गैस। ये प्रेशर कौन लगा रही है, गैस ही तो लगा रही है, प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। दोबारा ध्यान से सुनो, लिक्विड फेज में गैस कब सॉल्युबल हो रही है, जब यहाँ पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ये प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है, गैस कर रही है सॉल्यूशन के ऊपर। तो जितना ज़्यादा ये प्रेशर होगा हमारे पास उतना ज़्यादा गैस सॉल्युबल होगी यहाँ पे लिक्विड के अंदर। तो हमने लिखा है कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रेशर के। मैंने एक चीज़ और बताई थी, सॉल्युबिलिटी को हम नापते हैं कंसंट्रेशन के फॉर्म में। कंसंट्रेशन भी कौन सी, मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्युबिलिटी मतलब मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के। यहाँ जितनी ज़्यादा मोल फ्रैक्शन निकालेंगे हम, मतलब उतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अगर लाइन लिखेंगे तो मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज। अभी ध्यान से देखते चलो बस। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको हटाने के लिए हम क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं हम x से, और कांस्टेंट क्या आएगा यहाँ पे, हेनरी कांस्टेंट, जिसको हम लिखेंगे 1/kh। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रेशर इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट इनटू x। ध्यान से देखो दोबारा, जैसे ही प्रेशर हमने इंक्रीज करना स्टार्ट किया यहाँ पे गैस जो है डिजॉल्व होनी स्टार्ट हो गई, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। और हमने बोला सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रेशर के। जितना ज़्यादा यहाँ प्रेशर लगता रहेगा सॉल्यूशन के ऊपर, प्रेशर कहाँ लग रहा है, सॉल्यूशन के ऊपर। हम तो गैस के ऊपर लगा रहे हैं प्रेशर, गैस कहाँ लगा रही है, सॉल्यूशन के ऊपर। तो जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उतना ज़्यादा गैस जो हमारी सॉल्युबल होगी लिक्विड फेज में। हेनरी लॉ की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन is directly proportional to the partial pressure of gas over the solution in vapor phase. P equals to KHX और KH है हमारा यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट। अब जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी हेनरी कांस्टेंट की उतना कम जो है हमारे पास गैस की होगी सॉल्युबिलिटी। KH की वैल्यू इंक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी हमको क्या करेगी, डिक्रीज। मतलब गैस जो है घुलना नहीं चाह रही है सॉल्वेंट के अंदर। इसको भी एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्रेशर को नाप रहे हैं। तो 2 कंटेनर लिए, सेम 100 ml वाटर, इधर भी 100 ml वाटर। यहाँ गैस थी हमारी, यहाँ भी गैस थी, दोनों अलग अलग गैस हैं। इस गैस का नाम A दे देता हूँ मैं, इसका B दे देता हूँ। पहले पिस्टन लगाते हैं यहाँ पे। आफ्टर कंप्रेशन, कंप्रेस करने के बाद का डायग्राम है ये। हमने बोला ए वाली गैस भी डिज़ोल्व होगी यहाँ पे, और यहाँ बी वाली गैस डिज़ोल्व हो चुकी है, और प्रेशर यहाँ है 2 एटमॉस्फेयर, यहाँ भी है 2 एटमॉस्फेयर। तो कौन सी गैस ज़्यादा डिज़ोल्व है, ए या फिर बी, किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है। क्योंकि हमने तो पहले पढ़ा था जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर यहाँ होगा उतनी ज़्यादा गैस सॉल्युबल होगी। अब पार्शियल प्रेशर तो सेम हो गया यहाँ पे, इधर भी 2 एटमॉस्फेयर, इधर भी 2 एटमॉस्फेयर। अगर मैं लेता यहाँ पे 6 एटमॉस्फेयर
तो हम सोच सकते थे कि यार यहाँ ज़्यादा पार्शियल प्रेशर है तो गैस यहाँ ज़्यादा डिज़ोल्व होनी चाहिए, लेकिन जब प्रेशर ही सेम ले लिया तो अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारी गैस कहाँ पे ज़्यादा डिज़ोल्व है? इसका आंसर देगा आप हेनरी कांस्टेंट। अगर मैं बोलता हूँ KH जो A के लिए है ये है 10 और KH जो B के लिए है ये है 4, तो अभी क्या समझाया, जितना ज़्यादा KH की वैल्यू उतनी कम सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे KH A के लिए 10 है तो इस केस में जो है लेस सॉल्युबल होगी गैस हमारी, लेस सॉल्युबल। जहाँ पे KH की वैल्यू कम है यहाँ पे मोर सॉल्युबल। तो ये याद रखना है हमें को। जैसे वाटर का केस लेते हैं, एग्जांपल के समझाता हूँ। तो CO2 के लिए ना KH की वैल्यू जो है वो है 1.6 के आसपास कुछ आती है, 1.67, और आर्गन के लिए KH की वैल्यू आती है 60 पॉइंट समथिंग। तो अब हमको 40 पॉइंट समथिंग आती है, 40.3 के आसपास। तो अब हमको समझ आ रहा है कि जब हम डिज़ोल्व करने जाएंगे ना इसको, तो CO2 हमारी जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी या बहुत आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगी। आर्गन हमारी डिज़ोल्व नहीं होगी, रेजिस्ट करेगी अपने आप को सॉल्वेंट के अंदर जाने से, क्योंकि इसका KH जो है ज़्यादा है। ये है हमारा हेनरी लॉ और इम्पॉर्टेंट है काफ़ी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इसको एक बार दोबारा समझना, अगर समझ नहीं आएगा वैसे तो अच्छे ढंग से मैंने ट्राई करी है, समझ में आ जाए। कहीं कोई डाउट आता है तो कमेंट से पूछ लेना, वहाँ बिल्कुल आंसर दे दिया जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।